अच्छा, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर कंप्यूटर साइंस का। तो ये जो बुक है ये एक्चुअली आईजीसीएसई का एक बुक है। अगर आपको पता हो, ओ लेवल्स या आईजीसीएसई का एक बुक है। तो उसूलन तो मैंने सोचा था ये शुरू करने से पहले कि उसूलन तो ए लेवल्स का कंप्यूटर साइंस बुक से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी अभी हो रहा है पीआईआईसी में वो काफ़ी हाई लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का है। तो ए लेवल्स का बुक से पढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर जब मैंने दोनों के सिलेबसेस देखे तो मुझे ये ओ लेवल्स की बुक जो है, मतलब जो एक तरह से आप समझ सकते हो मैट्रिक की जो बुक है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। इसका वजह ये है कि ये बिल्कुल बेसिक से शुरू करता है, मतलब है कि बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ये सब क्या है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और स्लोली स्लोली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी कि अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ा हो, तो कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक्स भी ना आता हो, तो भी वो इस क्लास का फायदा ले सके। तो हम इंशाल्लाह बाद में भी एक एडवांस कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं, अगर ये क्लास सबको पसंद आई और अगर डिमांड है इस क्लास का। तो खैर, तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। तो इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में, एरर चेकिंग क्या होता है और वो ट्रांसमिशन के बाद होती है तो एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह वर्क होता है। फिर वेब ब्राउजर्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब है कि आईएसपीज ये क्या होते हैं, किस तरह चलते हैं। और फिर आखिर में हम देखेंगे HTTP, HTTPS और HTML। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब जब डाटा एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस पे, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, ट्रांसफर होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोचना कि ये डाटा ट्रांसमिट किस तरह होता है, ये डाटा सेंड किस तरह से होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि कहीं डाटा किसी तरह से बदल नहीं गया हो। वरना फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डाटा सेंड किया जा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए से एक फाइल सेंड किया जा रहा हो कंप्यूटर बी तक, तो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी फाइल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को एक फाइल सेंड कर रहा है। तो वो फाइल फॉर एग्जांपल अगर एडिटेड हुआ हो या उसका कोड में कोई मैलवेयर अगर किसी ने डाल दिया हो या कोई और चीज किया हो, मतलब है कि उसको किसी ना किसी तरह से चेंज किया हो या एडिट किया हो, चाहे बुरे वे में या अच्छे वे में या जो भी है, डाटा को कभी भी ऑल्टर्ड नहीं होना चाहिए। ऑल्टर्ड डाटा 99% ऑफ द टाइम जब कोई डाटा ऑल्टर्ड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हैकर घुस गया है आपके सिस्टम के अंदर, या जो आपका डाटा एक्सचेंज हो रहा है उसमें इंटरसेप्ट किया है, और जो भी उसमें कोड है वो उसने बदल दिया है। ऑब्वियसली कोई ना कोई नुकसान करने के लिए, चाहे आपका डाटा कैप्चर करने के लिए हो, चाहे आपका वो डाटा स्टील करने के लिए हो, या चाहे कोई और चीज के लिए क्यों ना हो। खैर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर रहे, इंटरसेप्टेड ना हो। और ये जो हमारा इंटरनेट है जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लाइफ का। ऑब्वियसली हम कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। अभी मेरे सामने मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मैं अपना माइक यूज कर रहा हूँ, मेरा फोन मेरे सामने है, ये सारे डिवाइसेस मेरे पास मौजूद है। तो हम बहुत ही ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डाटा किस तरह सेंड हो सकता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर या मोबाइल टू कंप्यूटर, या जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है, हम उसको डाटा कैसे भेज सकते हैं। अच्छा, अब डाटा ट्रांसमिशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे भी हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक यूएसबी प्लग इन किया है अपना प्रिंटर में, मेरा कंप्यूटर के साथ मैंने अपना प्रिंटर में प्लग इन किया है, मुझे कोई पेपर को प्रिंट करनी है, तो वो हो गई शॉर्ट डिस्टेंस का डाटा ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस का डाटा ट्रांसमिशन क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ओवर टेलीफोन नेटवर्क। तो टेलीफोन नेटवर्क हो, या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेबसाइट को कांटेक्ट कर रहा हूँ और उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो यूएस में हो, यूरोप में हो, तो वो जो डाटा लाएगा तो वो डाटा डेफिनेटली एक लॉन्गर डिस्टेंस से चल के आएगा, तो वो भी है। और एसेंशियली अगर हम देखते हैं जब हम हमें डाटा को ट्रांसमिट करें तो हमें तीन चीज़ें को देखना पड़ता है। ये तीन चीज़ें जो है, ये सेंडर को भी और रिसीवर को भी, दोनों को इस बात पे अग्री करना होता है। अगर अग्री नहीं करेंगे तो मसले हो सकते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी, कंप्यूटर ए टू बी, उल्टा भी हो सकता है कंप्यूटर बी टू ए, दोनों तरफ भी हो सकता है कंप्यूटर ए टू बी और कंप्यूटर बी टू ए दोनों साथ साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन का। फिर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। अब अगर आपने सुना हो कि HTTPS है, HTTP है, कुछ लोग ने UDP पोर्ट्स के बारे में सुना होगा, TCP पोर्ट्स के बारे में सुना होगा, TCP पैकेट्स, UDP पैकेट्स, ये बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो मेथड कौन से यूज कर रहे हैं दोनों डिवाइसेस। फिर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन से मतलब ये है कि अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर बी से अगर मैं बजाय एक फाइल कॉपी करने का, अगर मैं उसको मूव कर रहा हूँ, तो मैंने
या ये इसका एक और भी एग्जांपल है, मैं यूएसबी से अपना डाटा को मूव कर रहा हूँ कंप्यूटर में। तो जब मैं डाटा को मूव करता हूँ तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, जिस डाटा से मैंने मूव की, फॉर एग्जांपल मैंने मूव की ए टू बी, तो ए से कंप्यूटर ए से वो डाटा हटना चाहिए और कंप्यूटर बी में वो डाटा आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, कि वो दोनों सिंक हो, मैच हो, कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सब मैच हो, मतलब वही हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, नहीं, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जो चीजें हो रहे हैं वो दोनों कंप्यूटर्स पे या दोनों डिवाइसेस पे एक ही साथ उसी वक्त हो रहे हैं। अच्छा, फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो इसमें आपके पास तीन टाइप्स के हैं मेनली। सबसे पहले सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन और फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। अब सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल सेंडर है, सेंडर टू रिसीवर, के कंप्यूटर ए सेंड कर रहा है कंप्यूटर बी को, तो ये एक ही डायरेक्शन में होता है। फिर हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है बोथ डायरेक्शंस में, लेकिन एक साथ नहीं होता है। कि मैं बोलूँ कि यार कंप्यूटर बी को फाइव फाइल्स ट्रांसफर करना है कंप्यूटर ए को, और कंप्यूटर ए को जो है 3 फाइल्स ट्रांसफर करना है कंप्यूटर बी को। समझो कि कंप्यूटर ए से शुरू होता है, वो अपना पहला फाइल ट्रांसफर करेगा, पहला फाइल ट्रांसफर करने के बाद फिर बी अपना एक करेगा, फिर ए अपना एक करेगा, फिर बी अपना एक करेगा। तो ये टर्न्स लेंगे, ये एक साथ नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल है फोन कॉन्वर्सेशंस के, जब हम बात करते हैं फोन के ऊपर तो जो डाटा होता है वो, अब जाहिर सी बात है कि एक ही बंदा एक साथ बोल रहा होता है। खैर ये इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों लोग एक साथ भी बोलना चाहे तो भी वो बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो जो फोन का लाइन होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बोल ही नहीं सकते हो, वो तो सिर्फ आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप दोनों एक साथ ही बोलना शुरू हो जाए किसी को कुछ समझ तो नहीं आएगा, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों तरफ से डाटा तो ट्रांसमिट हो रहा है एक साथ, तो फुल डुप्लेक्स हुआ। खैर ये तो एक एग्जाम्पल है कि वन एट अ टाइम डाटा ट्रांसमिट हुआ। फिर फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि वाकई में जिस तरह फोन लाइन होता है कि दोनों लोग या दोनों पार्टीज एक साथ बात कर सकते हैं, डाटा दोनों डायरेक्शंस में एक साथ सेंड हो सकते हैं, ए टू बी टू ए एट द सेम टाइम, टर्न्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने 3 टाइप्स देख लिया है। तो फिर से वही बात है, डाटा ट्रांसमिशन के जो हमने 3 मेन चीजें देखने हैं वो है टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन जो हमने यहाँ देख लिया है, फिर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन वो हम अभी देख लेंगे, और फिर मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मतलब एक सिंकिंग या मैचिंग करने के लिए। अब ये एक और तरह का ट्रांसमिशन टाइप है। अब ये हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो ये है सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, व्हेन डाटा इज सेंट वन बिट एट अ टाइम। बिट क्या होता है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, एक बिट होता है एक बाइनरी का डिजिट, चाहे 1 हो या चाहे 0 हो। तो ये 1 एट अ टाइम शुरू होता है, मतलब है कि जिस तरह एक तरह से हार्ट बीट का पल्स कैसे होता है कि हर पल्स पे मतलब फील होता है, तो हर पल्स के साथ समझो कि हर पल्स के साथ एक पीस ऑफ डाटा सेंड हो रहा है, 1 या 0 जो भी हो, कोई बिट सेंड हो रहा है। तो हर हार्ट बीट के साथ फॉर एग्जांपल एक बिट सेंड होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन फिर पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में क्या होगा कि ये सब एक साथ होगा। तो अच्छा, पहले इसके हम ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस भी देखते हैं। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में जब हम एक जैसे हार्ट बीट की तरह हम एक के बाद एक बिट भेजते हैं, बिट ऑफ डाटा, तो इसमें क्या होता है कि ये मेथड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत ही अच्छा है। कि मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं किसी को फोन कर रहा हूँ यूएसए में, तो फिर उसके लिए ये मेथड ज्यादा अच्छा सही रहता है, ज्यादा सही रहता है। तो ये अच्छा, ये भी एक नोट है कि बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं एज ए सिंप्लेक्स, एज हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, जो हमने ऊपर देख ली। तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में थोड़ा अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस जैसे फोन का लाइन होता है। लेकिन डेफिनेटली अब क्योंकि पल्सेस में हो रहा है और कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, इसलिए जो उसका रेट है वो भी काफी स्लो है, रेट ऑफ डाटा सेंडिंग, तो डेफिनेटली वो काफी स्लो होगा। और क्योंकि सिर्फ एक ही वायर चैनल यूज हो रहा है, इसलिए ये मसला नहीं है कि जो आपका डाटा है वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा या कोई ऐसा मसला होगा। वो उस वक्त होता है जब आपके पास बहुत सारे डाटा के वायर्स होते हैं, तभी इस तरह के मसले आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है कि आप फॉर एग्जांपल डाटा को सेंड करते हो फ्रॉम अ कंप्यूटर टू कोई टेलीफोन लाइन फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका एक ही वायर यूज होता है, या फॉर एग्जांपल एक ही ब्रॉडबैंड इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह से जो आप डाटा को सेंड करते हो वो फिर मतलब इसी तरीके से ही चल सकता है, क्योंकि ये फिर लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए बना हुआ है। इसमें स्पीड का इतना
इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इसका मेन पर्पस यही है कि डाटा अनसिंक्रोनाइज ना हो जाए, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस से जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ना कोई गड़बड़ आ जाए बिट्स के अंदर, या कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ आ जाए फॉर एग्जांपल डाटा के अंदर कि वो करप्ट हो गया, या ऐसा कोई मसला हुआ। जब डाटा कोलिजन होता है, कि मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल एक लाइन से उस तरफ से डाटा आ रहा है, एक लाइन से उस तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली एक तरह से क्रैश हो जाएगी डाटा का, तो उसको बोलते हैं डाटा कोलिजन्स। तो अगर ये थोड़ा बहुत भी होता है तो डाटा का लॉस काफी सीवियर हो सकता है। तो ये मसला बिल्कुल भी नहीं है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। अब हम देखते हैं पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। अब जिस तरह हमने ये देखा है कि एक ही लाइन से सेंडर टू रिसीवर सेंड किया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वायर्स या चैनल से एक साथ सेंड किया जाता है। तो सेवरल बिट्स ऑफ डाटा, सेवरल बिट्स ऑफ डाटा जो है वो इन सारे वायर्स या चैनल्स के थ्रू सेंड किया जाता है। तो यहाँ 1 बिट एट अ टाइम सेंड किया जाता है एक ही वायर के थ्रू, लेकिन यहाँ 8 बिट्स, मतलब है कि एक पूरा बाइट ईच लाइन पे एक साथ सेंड किया जाता है। या फिर वो किस तरह से होता है कि ईच बिट होता है डिवाइड ईच लाइन के लिए, कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ईच लाइन में एक एक बिट जाएगा, तो ज्यादा डाटा एक साथ सेंड हो सकता है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिस तरह मैंने अभी बात किया है कि डाटा कोलिजन हो सकता है, मतलब है कि डाटा करप्ट हो सकता है, या उनका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, उसका एक और भी टर्म यूज होता है स्क्यूड, डाटा स्क्यूड हो जाएगा। खैर ये एक ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसमिशन मेथड है, तो अगर एक्यूरेसी और जैसे डाटा लॉस और ये सब का इतना मसला नहीं है तो फिर ये चल सकता है। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे रिबन कनेक्टर। रिबन कनेक्टर क्या होता है? ये एक तरह का एक चीज होता है, ये एक चीज होता है जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है, बाहर नहीं, कंप्यूटर के अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स में, कि जिससे हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो होते हैं ये एक परफेक्ट एग्जांपल, ये जो एक केबल आप देख रहे हो इसका नाम है रिबन कनेक्टर। तो ये जो केबल है ये पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो, अगर आप काउंट करो कि कितने होल्स है, तो मेरे ख्याल से इसमें तकरीबन 20 होने चाहिए। जी बिल्कुल, तो ईच रो में 20 है, तो ईच रिबन का जो एंड है उस पे टोटल 40 पिन्स हैं, और ईच पिन में समझो कि एक बाइट जाता है। तो एक बाइट जाने का मतलब है कि हमारे पास तो 40 पिन्स है, तो 40 बाइट्स जा सकते हैं, मतलब है कि सॉरी 40 बिट्स, मेरा मतलब है बिट्स, ईच होल में एक बिट जाएगा। और फिर पूरे 40 बिट्स कितने बनते हैं? 5 बाइट्स बनते हैं, क्योंकि एक बाइट होता है 8 बिट्स, तो 40 बाइट्स होता है, 40 बिट्स होता है 5 बाइट्स। तो इस केबल से 5 बाइट्स एक साथ सेंड कर सकते हैं। तो ये एक पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, डाटा ट्रांसमिशन को करने के लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें इस्तेमाल होंगे। तो जैसे यूएसबी है आपका फॉर एग्जांपल, ये एक बहुत ही कॉमन डाटा ट्रांसमिशन टूल है। और डाटा ट्रांसमिशन जो है वो आम तौर पे मोस्टली सिर्फ इंटरनली ही यूज होता है, जैसे बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, या बिटवीन इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। और फिर इस पे आप बिट्स को बढ़ा भी सकते हो, बजाय 8 बिट्स का कोई सिस्टम करना जिस तरह हमने यहाँ देखा है। ये जो एक रिबन कनेक्टर है ये 40 बिट्स को एक साथ कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 32 बिट्स 64 बिट्स को एक साथ कर सकते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इनको यूज करते हैं तो हमारा मेन फायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डाटा सेंड करनी है अपना सीपीयू से मेमोरी तक, तो क्योंकि वो डिस्टेंस इतना शॉर्ट है, इसलिए चांस बहुत ही कम है कि हमारा डाटा जो है वो करप्ट हो जाए। तो इसलिए हम काफी हद तक फास्ट स्पीड से भी, और बहुत सारा डाटा, हम दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। मतलब है कि हम बहुत ही फास्ट बहुत सारा डाटा को बल्क में भेज सकते हैं उस लाइन के थ्रू, क्योंकि डिस्टेंस इतना शॉर्ट है, इसलिए डाटा जो है वो इंटैक्ट रहेगा। मतलब है कि उसका जो एक्चुअल डाटा है वो ब्रेक नहीं होगा, उसका जो मीनिंग है उसको कुछ नहीं होगा, उसका जो डाटा कलिजन्स होते हैं जिसकी वजह से फिर डाटा समझ नहीं आता है वो मसले नहीं होंगे। तो ये सब है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। तो अभी तो हम 2.2.3 के ऊपर है, फिर उसके बाद हम यूएसबी के बारे में थोड़ा देखेंगे, और फिर उसके बाद हम आखिरी आखिरी चीज देखेंगे एरर चेकिंग मेथड्स। तो हम कुछ एरर चेकिंग मेथड्स इधर देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो ये जो आप चीजें देख रहे हो तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। और फिर यहाँ भी एक आखिरी चीज़ है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जैसे आईएसपीज और ये सारी चीज़ें, ये क्या होते हैं। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से जी हमारा चैप्टर आज का ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं फिर से उधर ही वापस जाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट
हमारे पास मौजूद है असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन। तो अभी तक अगर हम उसी लिस्ट के ऊपर ही जाए जो हमने यहाँ ऊपर देखा था, तो इस लिस्ट में हमने क्या देखा? इस लिस्ट में हमने देखा कि 3 चीजें देखा जाता है डाटा में, डायरेक्शन ऑफ डाटा, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, और जो डाटा का सिंक्रोनाइजेशन मेथड है वो क्या है। तो अभी हमने यहाँ कवर कर लिया है सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये डायरेक्शंस में काउंट होता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ मेथड्स देखे, सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के मेथड्स है, या हम अभी देखेंगे सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन के मेथड्स है, और इस तरह के फिर फिजिकल मेथड्स क्या, जैसे यूएसबी से आप ट्रांसफर कर सकते हो, रिबन केबल से आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद हम आखिर में सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि एरर चेकिंग मेथड्स देखेंगे। अच्छा, तो असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन ये क्या होता है? असिंक्रोनस का मतलब क्या है? असिंक्रोनस का मतलब है एक अग्रीड पैटर्न पे ट्रांसमिट करना। मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे कुछ बिट्स भेजने हैं, ठीक है, तो इस पे इस तरह का अगर कोई रूल बना हुआ हो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के दरमियान, मतलब उन दोनों के साथ में डाटा को ट्रांसमिट करना, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक में डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये जो डाटा है ये 1s and 0s के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों कंप्यूटर्स ने बोला कि चलो हम एक रूल बना लेते हैं इसको आसान करने के लिए, इस डाटा ट्रांसमिशन को आसान करने के लिए, हर, अब ये मुझे काउंट करने दो एग्जैक्टली, हर 16 बिट्स पे जो है हम एक पॉज देंगे। फॉर एग्जाम्पल हर 14 बिट्स पे हम एक पॉज देंगे और काउंट करेंगे कि अभी तक कितने बिट्स आए हैं, ताकि हमें पता चले कि हर चीज सही तो है, मतलब कोई मसला तो नहीं है। तो असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन एक पैटर्न से चलती है कि हर 16 बिट्स पे स्टॉप करके देखो कि सब सही से आया है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। तो ये जो आप देख रहे हो जो स्टार्ट और स्टॉप है, ये जो स्टार्ट और स्टॉपिंग कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल बिट से होती है। कुछ ऐसे बिट्स होते हैं जो स्टॉप या स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को ये बातें समझ में आती है कि स्टॉप कौन कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है, कब स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है, तो ये सारी चीजें यही कंट्रोल कर रहा है। तो ये जितने भी चीजें हैं इसमें जब हम देखते हैं जो हमारा डाटा का रिसीवर है उसको पता होता है कि हमें डाटा को स्टार्ट कब करना है और एंड कब होता है, स्टार्ट कब होता है, और पता भी है कि कब हमें स्टार्ट करना है और एंड करना है डाटा ट्रांसमिशन को, या कब हमें पॉज करना है। तो इसका सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी कोलिजन्स है या जो हमारी स्क्यूइंग है कि हमारा डाटा जो है वो मिक्सअप हो जाए, कोलिजन हो जाए, करप्ट हो जाए, वो सारे मसले इसमें नहीं आते। फिर सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन क्या है? वो कंटिन्यू स्ट्रीम है कि बजाय ये स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का होने का, बस एक के बाद बस आता ही जा रहे हैं, 1 0 1 0 0 1, जो भी ऑर्डर से आ रहे हैं, जो भी बिट्स आ रहे हैं, बस एक कंटिन्यू स्ट्रीम से आ रहे हैं। और ये कंटिन्यू स्ट्रीम से कैसे आते हैं? जो हमारा सीपीयू का जो एक क्लॉक होता है, सीपीयू के अंदर भी एक क्लॉक होता है जो सारा इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पल्सेस है वो एक क्लॉक के ऊपर चलता है जो सीपीयू हर चीज को कंट्रोल करता है। तो ये जो हमारा सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है ये इस सबको कंट्रोल करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो हमारा सेंडर है और जो हमारा रिसीवर है वो दोनों साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड हुआ है। तो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन एज जो नाम के अंदर है ये इंश्योर करता है कि दोनों चीजें सिंक्रोनाइज हुआ है या नहीं, लेकिन ये कौन ये गारंटी देता है कि सिंक्रोनाइज हुआ है या नहीं? ये इंटरनल क्लॉक देता है। लेकिन क्योंकि ये इंटरनल क्लॉक करता है, अब जाहिर सी बात है सीपीयू का यही एक काम तो नहीं है कि हर चीज को ट्रैक करे, मैनेज भी करना है, रिसोर्सेज भी एलोकेट करना है, और भी कितने काम है सीपीयू का, तो वो इस पे 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे सकता। आप इस तरह से समझो कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक दिन में 100 चीजें करते हो, जाहिर सी बात है कि आप हर चीज पे क्वालिटी काम तो कर नहीं सकते हो। तो यही बात है, क्योंकि सीपीयू के ऑलरेडी इतने सारे काम है, तो इसलिए इसका जो डाटा ट्रांसमिशन है अपना इंटरनल क्लॉक के साथ वो इतना एक्यूरेट नहीं है। इसलिए सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में स्क्यूइंग और डाटा का जो एक्यूरेसी है वो काफी स्लो हो सकता है। तो सॉरी, काफी स्लो नहीं, मतलब वो टूट सकता है, कोई भी करप्शन हो सकती है डाटा के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि बार बार इस तरह के चेक्स नहीं हो रहे जिस तरह असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में हो रहा है, इसलिए ये एक ज्यादा फास्ट मेथड है। तो फिर से वही बात है कि अगर आपको स्पीड का इतना मैटर नहीं है तो फिर आप इसको कर सकते हो, जिस तरह हमने ऊपर भी देखा था यहाँ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का जो डाटा ट्रांसमिशन है, तो इसके अंदर हम हाफ डुप्लेक्स पे भी कर सकते हैं लेकिन डेफिनेटली ये स्लो होगा। लेकिन फिर हम फुल डुप्लेक्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर फुल डुप्लेक्स पे एक छोटा सा रिस्क आता है कि डाटा जो है वो लूज भी हो सकता है। और फुल डुप्लेक्स होता क्या है? फुल डुप्लेक्स होता है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, मतलब है कि चाहे आप बोलो फुल डुप्लेक्स में या पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में, जो भी चीजें इस मेथड के ऊपर चलता है उन सब का जो एक्यूरेसी होता है डाटा का वो इतना नहीं होता है। डाटा स्क्यूड मतलब है कि करप्ट हो सकता है, डाटा गलत भी आ सकता है थोड़ा सा, या वो मिसिंग होगा फॉर एग्जांपल। तो ये हमने देख लिया सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन की ये सब क्या होता है।
तो अब इसके बाद हम देखते हैं यूएसबी। तो ये एक फिजिकल चीज है जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में लगाने के लिए। अब आपने कभी आज तक सोचा है कि ये जो आप यूएसबी को प्लग इन करते हो इसके पार्ट्स क्या होते हैं? अभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ हमारे हमारे पास एक यूएसबी के अंदर, अगर आप अपना कोई यूएसबी केबल आपके पास है तो आप वो देख भी सकते हो इसके साथ साथ। तो यूएसबी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक 4 वायर शील्डेड केबल होता है। एक 4 वायर शील्डेड केबल क्या होता है? अगर आप अपना यूएसबी के अंदर थोड़ा सा देखो तो आपको 4 गोल्ड पिंस की तरह की कुछ चीजें दिखाएंगी, या 4 गोल्ड पैड्स आपको दिखेंगी। वो एक तरह से शील्डेड केबल्स है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपने देखा अपने यूएसबी पोर्ट के अंदर, तो आपको 4 पिंस देखते हैं, आपको 4 मेल पिंस दिखते हैं। तो जब आप अपना यूएसबी पोर्ट को अंदर प्लग इन करते हो तो वो जो पैड्स है वो उससे टच होते हैं। तो फिर उसके बाद जो डाटा ट्रांसमिशन है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर से वही बात है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो डाटा ट्रांसमिशन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाटा ट्रांसफरिंग है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो गोल्डन गोल्डन चीज आप देखते हो, ये जो पैड्स आप देखते हो यूएसबी के अंदर, ये असल में कंडक्टिव मेटल होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चले। और ये पहली चीज होती है। फिर उसके अलावा आपके पास 2 वायर्स उसके अंदर ही होते हैं। जो हमारे पास ये 4 वायर्स हैं, इनमें से 2 वायर्स इस्तेमाल होती है। आमतौर पे ये 2 वायर्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल राइट पे है और जो बिल्कुल लेफ्ट पे है, वो दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक इस्तेमाल होता है ग्राउंड के लिए, मतलब है कि माइनस, अब आपने सीखा तो होगा कहीं ना कहीं के इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी कैसे चलता है, माइनस और प्लस होता है। तो एक वायर होगा माइनस का, फॉर एग्जाम्पल राइट वाला, और एक वायर होगा प्लस का, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट वाला, और फिर उल्टा भी हो सकता है। और फिर जो बाकी 2 बीच के अंदर है वो है एक्चुअल डाटा का ट्रांसमिशन के लिए। तो जब एक डिवाइस अंदर प्लग इन होता है, एक यूएसबी प्लग इन होता है कंप्यूटर के अंदर, तो पार्ट्स क्या होते हैं इसको समझने का। सबसे पहले तो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि एक प्रेजेंट है, कि एक यूएसबी प्रेजेंट है। ये क्यों होता है? जब आप उसको प्लग इन करते हो तो कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली पल्सेस भेज रहा होता है आपका यूएसबी पोर्ट्स के अंदर, कि मैं कुछ किसी चीज को मैं डिटेक्ट कर लूं। तो जैसे ही वो आप प्लग इन करते हो तो जाहिर सी बात है कि ये डिटेक्ट करता है कि हाँ अभी कुछ प्लग इन हुआ है। तो जैसे ही वो उसको डिटेक्ट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस रिकॉग्नाइज हो जाता है, और जो उसका ड्राइवर है वो प्लग इन होता है। ड्राइवर क्या होता है? सिंपल टर्म्स में क्या है? ड्राइवर एक छोटी सी सॉफ्टवेयर होती है जो आपका ये सारे टास्क चलाता है कि जब मैं यूएसबी को कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करूंगा तो ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इस तरह से के सारे जो काम हैं वो डिवाइस ड्राइवर मैनेज करता है। तो ये हो गई डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद अगर एक नया डिवाइस एडिड हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल, या सॉरी एक नया डिवाइस अगर डिटेक्टेड हुआ हुआ है, तो ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर देखेगा कौन सा ड्राइवर जो है वो इस डिवाइस के साथ मैच हो सकती है। और अगर कोई ऐसा ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको या तो खुद ही इंस्टॉल कर लेगा, या फिर प्रॉम्प्ट करेगा, एक वो नोटिफिकेशन आएगी हमको कि ये एक ड्राइवर इंस्टॉल कर लो इस डिवाइस के लिए। आपको कभी कभी आया ही होगा, दिस डिवाइस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो आप उस पर क्लिक करते हो तो कोई ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, या कोई आप चीज़ नया लाते हो अपना कंप्यूटर में प्लग इन करने के लिए, तो आप कोई सीडी या कोई ऐसी चीज़ डाल देते हो, वो होती है ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो ये स्टेप्स है कि जब हम यूएसबी को प्लग इन करते हैं तो ये सब किस तरह होता है। अभी एक एग्जांपल है यूएसबी केबल का, तो हम यहाँ देख भी सकते हैं जो मैं बता रहा था। आई थिंक आप इधर देख सकते हो, ये जो यहाँ यूएसबी केबल है, तो इधर हमारे पास 4 गोल्डन पैड्स हैं। जो राइट और लेफ्ट के पैड, जो बिल्कुल राइट वाले पैड है और जो बिल्कुल लेफ्ट वाला पैड है, ये माइनस और प्लस है, मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। और जो बीच के 2 हैं, जो छोटे वाले हैं, वो वाकई में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। वो होते हैं जो असली डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो यूएसबी जो है वो काफ़ी अब ये जो यूएसबी का हमारा सिस्टम है ये काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है। लेकिन यूएसबी के भी बहुत सारे अच्छाई भी हैं और बुराई भी है। मतलब यूएसबी में हर चीज़ अच्छा नहीं है। मैं इसका कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। यहाँ हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो डिवाइसेस जब आप प्लग इन करते हो कंप्यूटर के अंदर, मतलब यूएसबी जब आप प्लग इन करते हो तो ऑटोमेटिकली, जी मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से कट गई थी। जी मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ कट गई थी, तो मैं आप लोग ने कहाँ तक सुना है तो मैं फिर उधर से ही कंटिन्यू कर लूँ। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा पहले से ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास है यूएसबीज। तो ये जो हमारे पास यहाँ यूएसबी है, इसमें हमारे पास 4 गोल्डन पैड्स हैं।
जो लेफ्ट वाला पैड है जो आप इधर देख सकते हो, जो लेफ्ट वाली जो थोड़ा बड़ा है, और ये जो राइट वाला है ये भी थोड़ा बड़ा है। तो ये जो दोनों बड़े वाले हैं ये क्या कंट्रोल करते हैं, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए। अब जाहिर सी बात है हर चीज कंप्यूटर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, इंक्लूडिंग यूएसबीज। तो ये जो हमारी यूएसबी है इसके अंदर जो राइट और लेफ्ट के जो पैड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसको कंट्रोल करता है, चाहे राइट वाला प्लस के लिए हो, लेफ्ट वाला माइनस के लिए हो, या उल्टा हो, वो खैर जो भी है वो ये जो दोनों है ये मैनेज होता है प्लस और माइनस के लिए। फिर जो हमारे पास दो बीच के हैं वो होते हैं डाटा के लिए। अब यूएसबी जो हमारा सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अच्छा मेरे ख्याल से बार बार मसला आ रहा है, मेरे ख्याल से बार बार मसला आ रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर। तो चूंकि रिकॉर्डिंग के अंदर अभी इतने मसले आ रहे हैं तो बेहतर है कि मैं भी क्लास को इधर ही एंड कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई डाटा मिस हो जाए। तो अभी जितना रिकॉर्ड हुआ है वो सब सही है, मैं अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और बाकी का मैं अपना कंप्यूटर पे लोकली रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं मर्ज करके इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर लेता हूँ। और फिर से वही बात है कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल इधर एंड कर लेता हूँ ताकि फिर कोई इंटरनेट के मसले ना हो, और फिर इंशाल्लाह मैं बाकी की क्लास को अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और ये भी ज़रूर बता देना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि कौन सा मेथड सही ज़्यादा सही लगा, मतलब कंप्यूटर्स जो हमारे स्लाइड्स हैं, स्लाइड से डायरेक्टली पढ़ना सही रहेगा या फिर उससे पढ़ना सही रहेगा, ये जो हम जिस तरह अभी बुक से कर रहे हैं इस तरह से पढ़ना सही रहेगा। तो अब ज़रूर बता दो, जो भी लोग ग्रुप पे हैं आप सब बता दो, तो इंशाल्लाह फिर हम उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं फॉरवर्ड। तो आज की क्लास फिर जो लाइव क्लास है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है, अभी ये हम दूसरा पार्ट अभी शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल का क्लास के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सलाम। तो आज हम ये हमारा पार्ट 2 है क्योंकि इंटरनेट के मसले थे, तो अब मैं ये अभी लोकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कोई भी मसले नहीं होंगे। हाँ ये अलग बात है कि अगर लाइट चली गई तो मसला होगा लेकिन वैसे उसूलन तो अभी नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरनेट की वजह से तो कुछ नहीं होना चाहिए अभी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ देख रहे थे कि यूएसबी केबल के अंदर ये किस तरह से बना हुआ होता है। तो ये जो हमारे पास 4 गोल्डन पैड्स होते हैं, इसमें जो हमारा लेफ़्ट वाला है ये होता है माइनस के लिए, और जो हमारा राइट वाला होता है ये प्लस के लिए। ये मस्ट नहीं है, उल्टा भी हो सकता है कि लेफ़्ट वाला हो प्लस के लिए, राइट वाला हो माइनस के लिए, उल्टा भी हो सकता है। मतलब ये जो हमारे पास लेफ़्ट के हैं और राइट के हैं ये या तो प्लस या फिर माइनस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर जो हमारे पास दो बीच के गोल्डन पैड्स हैं ये होते हैं हमारा एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये हमने देख लिया है। अब सभी इस यूएसबी को इस्तेमाल करते हैं, जो लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने कभी ना कभी तो यूएसबी को देखा होगा और इस्तेमाल किया होगा। लेकिन ये बहुत पॉपुलर सिस्टम है, लेकिन ये भी कोई परफेक्ट सिस्टम है, इसमें भी कुछ बग्स और कुछ बुरी बातें भी मौजूद है कि जिसकी वजह से इसमें कुछ यूज़ केसेस के लिए ये सही नहीं रहता है। वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कंप्यूटर के अंदर कोई डिवाइस प्लग इन हुआ है तो ये जो ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। तो जब हम यूएसबी को प्लग इन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। फिर नंबर 2, कनेक्टर्स जो है वो एक तरफ ही फिट हो सकते हैं। तो इसका अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये एक ही तरफ फिट हो सकते हैं इसलिए हम इसको उल्टा प्लग इन नहीं कर सकते कि फिर कोई मसला आ जाए। तो ये एक ही तरफ से ही प्लग इन हो सकते हैं। इसका वजह ये है कि जो हमारा यूएसबी पोर्ट होता है इसमें एक शील्ड होता है ना, एक छोटी सी प्लास्टिक की एक चीज़ होती है, तो हम उल्टा तो लगा ही नहीं सकते उसके अंदर। तो इस वजह से ये हम सिर्फ सीधा ही प्लग इन कर सकते हैं, तो ये इसमें एक अच्छी बात है। लेकिन फिर इसके साथ ही एक बुरी बात यह है कि जो मैक्सिमम केबल लेंथ है यूएसबी के लिए वो 5 मीटर्स हो सकती है। 5 मीटर से ज़्यादा अगर कोई बड़ा केबल हो तो उसमें से फिर वही जो डाटा स्क्यूइंग का जो मसला है फिर वो होना शुरू हो जाएगा। और इसका वजह यह है कि ये जो है ये जो हमारे यूएसबी केबल्स होते हैं ये पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हैं, ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस वजह से अगर 5 मीटर से ज़्यादा हो तो फिर स्क्यूइंग होना शुरू हो जाएगा। और फिर हम यहाँ देखते हैं थर्ड पॉइंट, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया है, हर कोई इसको सपोर्ट करता है, ये भी इसकी एक अच्छाई है। फिर एक और अच्छाई है कि डाटा ट्रांसमिशन रेट्स जो होते हैं कि आप किस रेट पे करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 84,000 बिट्स पर सेकेंड। तो अगर इस स्पीड से मुझे ट्रांसमिट करना है तो इसका मैक्सिमम लिमिट है यूएसबी का, मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ 200,000, मतलब है कि 2 लाख बिट्स पर सेकेंड। तो मैंने अभी इसको सेट किया 84,000 पे, मैं इसको 2 लाख पे भी कर सकता हूँ, मैं इसको 1,50,000 पे भी कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकता हूँ।
लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है, जो मैं ऐसे आपको एग्जांपल से बता रहा था, 2 लाख 3 लाख, इसका जो एक्चुअल लिमिट है वो है 500 मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है, मेगाबिट्स क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किलो बिट्स मतलब किलो बाइट्स या किलो बिट्स, मेगाबिट्स ये क्या होते हैं। अब वो हमने देखा था किलो बाइट्स, मेगाबाइट्स, या हम देख रहे हैं मेगाबिट्स। तो 500 मेगाबिट्स एक साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब है कि अगर हम बिट्स में देख लें तो ये मेरे ख्याल से अरबों में आएगी या उससे भी ज़्यादा। तो इतने बिट्स एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं हर सेकंड, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा फास्ट अगर आपको ट्रांसमिट करनी है डाटा को तो ये नहीं हो सकती है। और आज के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये है अच्छा स्पीड, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ यूज़ केसेस के लिए ये काफ़ी नहीं है। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि USB स्टैंडर्ड्स जो हैं, न्यूअर वाले जो USB स्टैंडर्ड्स हैं वो पुराने वाले के साथ भी चल सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ इस तरह से कि यहाँ आप मेरा अभी ब्राउज़र देख सकते हो। तो यहाँ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ USB वर्जन्स, तो यहाँ अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो हमारे पास यहाँ 3 USB के वर्जन्स आएंगे। अभी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से कि ये फिर लोड नहीं होगा सही से। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़े मसले हो रहे हैं इंटरनेट के साथ। खैर, तो जो हमारे पास 3 टाइप्स है वो है USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0। USB 2.0 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। USB 1.1 इतना पुराना हो गया कि कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है आजकल, बहुत ही कम लोग। और USB 3.0 जो होता है वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, काफ़ी लोग के पास नहीं है लेकिन काफ़ी लोग के पास है भी। अगर आपने 2019 या 2018 के बाद कोई भी कंप्यूटर ली, समझो 80,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो उसमें काफ़ी चांस है कि उसमें 1 या 2 USB 3.0 के पोर्ट्स तो ज़रूर होंगे। जितना उसका बड़ा वर्जन होता है उतना ही ज़्यादा उसका स्पीड होता है, उतना ही ज़्यादा उसका क्वालिटी होता है, उसमें फिर स्क्यूइंग के चांसेस भी कम होते हैं और ये सारी चीज़ें होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0। USB 2.0 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो बीच का है, नॉर्मल है। USB 3.0 काफ़ी कम इस्तेमाल होता है लेकिन वो सबसे लेटेस्ट और फास्टेस्ट वर्जन है। और USB 1.1 है, वो इतना पुराना है कि कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है, लेकिन फिर से वही बात है, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप हर कंप्यूटर में USB 3.0, 2.0 और 1.1 को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर किसी कंप्यूटर पे मैक्सिमम लिमिट है 3.0 और अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है 1.1 को, तो भी वो उसके अंदर चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपका मैक्सिमम लिमिट 2.0 है तो फिर आपका कंप्यूटर में 3.0 की स्पीड्स तो नहीं चलेंगे, लेकिन उससे नीचे वाले जितने भी होंगे वो चलेंगे। इसको बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो इसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि बाद में USB 1.1 का जो वर्जन है वो ख़त्म हो जाए, मतलब पूरा ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, फिर हम आते हैं एरर चेकिंग मेथड्स पे। तो अब हमने 3 चीज़ें यहाँ देखना है डाटा के बारे में। सबसे पहले उसका डायरेक्शन के बाद मेथड, फिर मेथड के बाद हमें देखनी है इसकी सिंक्रोनाइजेशन। तो अब हम देखते हैं इसका सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे करेंगे, एरर चेकिंग मेथड्स के थ्रू। तो अब हमने ये सब तो देख लिया है, अब हम देखते हैं एरर चेकिंग मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो डाटा ट्रांसमिशन में ऑलवेज रिस्क है कि हमारे डाटा करप्ट हो जाए अगर वो लॉन्ग डिस्टेंसेज से जाते हैं या कोई डाटा कोलिशन होता है। तो एरर्स के लिए चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है? क्योंकि यहाँ अगर मैं बोलूँ आप ये अभी पढ़ो तो फ़ौरन आपका माइंड बोलेगा कि यहाँ लिखा हुआ है कैन यू रीड दिस, लेकिन इसका स्पेलिंग तो गलत है। यहाँ I और H मिक्सअप हुआ हुआ है या E और A मिक्सअप हुआ हुआ है, लेकिन तो भी हम पढ़ सकते हैं। ये जो मेरे पास यहाँ पैराग्राफ है ये भी हम काफ़ी आराम से पढ़ सकते हैं। I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. Using the incredible power of the human mind, according to research at Cambridge University, it doesn't matter what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. अब देख सकते हो कि मैंने आपके सामने ये पैराग्राफ परफेक्टली मैंने पढ़ा है। तो जो लोग इंग्लिश की आदी होते हैं तो वो आराम से इस तरह पढ़ भी सकते हैं। ये उर्दू के लिए भी, अब पता नहीं उर्दू में कितना हद तक ये ट्रू है, लेकिन इंग्लिश में तो ये ज़रूर है। तो ये हम पढ़ ज़रूर सकते हैं। और दिस इज़ बिकॉज द ह्यूमन माइंड डज नॉट रीड एवरी लेटर बाय इटसेल्फ बट द वर्ड एज अ होल। अमेजिंग। Yeah, and I always thought sleeping was important. See if your friends can read this too. तो ये आप फॉर एग्जांपल अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो, तो अगर वो पढ़ सकते हैं तो फिर आपके सामने भी ये प्रूव हो जाएगा। तो अब डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्किल है, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं।
ये एक हद तक सही है। अगर मैं बोलूँ कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइस रिकग्निशन का कोई मॉडल बनानी है, एआई मॉडल बनानी है, तो उसमें अगर इस तरह का डाटा मिसिंग होगा, ये होगा वो होगा, तो बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मतलब इतना सा भी अगर डाटा मिसिंग है, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा भी डाटा अगर मिसिंग है तो भी एक बड़ा मुसीबत बन सकता है। तो इस वजह से इसके लिए जब हम बात करते हैं ऐसे चीज़ें के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू स्पीच है या कोई भी चीज़ अगर हम वॉइस के साथ करते हैं, तो अगर वो जो वॉइस के डाटा पैकेट्स हैं वो अगर अनक्लियर हैं या सही नहीं है तो फिर मसले खड़े हो जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें के लिए ये इतना मसला नहीं भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, अगर फ़ोन का थोड़ा सा कुछ कट भी जाए, कुछ आवाज़ें ना भी आए, तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि समझ तो आ ही जाती है ना कि बंदा बोल क्या रहा है। तो अगर सिग्नल्स इतने बुरे इतना सही नहीं भी है तो भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब डेफिनेटली ये जो हमने अभी टेस्ट पढ़ा है, इसको अब जो लोग इंग्लिश में आमतौर पे पढ़ते हैं, मतलब जो यूज्ड टू है, उनको इतना मसला नहीं हुआ होगा इसके ये पढ़ने में। तो इसलिए एरर चेकिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। तो जब हमने देखा था असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, तो उधर हमने देखा था कि वो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट हर 16 बिट्स के बाद वो चेक करता है कि जो हमने अभी तक 16 बिट्स भेजे हैं ये सब सही है, कोई करप्शन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं एरर चेकिंग। तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर एरर चेकिंग मौजूद है। तो अब बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम कर सकते हैं एरर चेकिंग। तो ये हम कुछ अभी यहाँ मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड है पैरिटी चेकिंग, फिर हमारे पास है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट या ARQ या आर्क, फिर हमारे पास है चेकसम, फिर हमारे पास है एको चेकिंग। ये 4 तरीके हमारे पास है मिसिंग डाटा, करप्टेड डाटा, डाटा कोलिजन, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए, डाटा में एरर्स डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम चेक करते हैं कि डाटा चेंज हुआ है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल एक बाइट ऑफ डाटा है, फिर से वही बात है, बाइट क्या होता है? 8 बिट्स होते हैं। उस 8 बिट के अंदर जो है कोई एक बिट ऐसा होता है जो एक पैरिटी बिट होता है। ये ट्रांसमिशन से पहले ही होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बाइट को ट्रांसमिट कर रहा हूँ कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक, तो जो मेरा पहला बिट होगा वो यही पैरिटी बिट होगा, फिर बाकी के 7 बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होंगे। तो सिस्टम्स जो इवन पैरिटी को इस्तेमाल करते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ बिट्स होता है, और जो ऑड पैरिटी को इस्तेमाल करते हैं उनमें ऑड बिट्स होता है। तो अगर मेरा सिस्टम बोल रहा है कि मैं इस्तेमाल करता हूँ इवन पैरिटी सिस्टम को, तो उसमें जो 1 के बिट्स होंगे तो वो इवन होंगे, और अगर हम ऑड पैरिटी करेंगे तो जो हमारे पास बिट्स होंगे वो ऑड होंगे। तो जो हमारे पास ये 1 के जो बिट्स होते हैं 0 और 1 हो सकते हैं ना, तो जितने भी हमारे पास 1 हैं, अगर वो जो हम टोटल नंबर को काउंट करते हैं अगर वो इवन है तो हमारा कंप्यूटर इवन पैरिटी को यूज़ करता है, ऑड है तो ऑड पैरिटी। अच्छा, अब ये हम एक बाइट को देखते हैं, यहाँ मतलब 8 बिट्स को हम देखते हैं इधर, तो ये एक पैरिटी बिट है। आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास टोटल 7 बिट्स मौजूद है, और ये जो 8th बिट है जो हमारा सबसे पहला वाला है ये यहाँ मिसिंग है। तो यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा बिट हम लगाएंगे? अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास जितने भी इसके अंदर 1 है, मतलब है कि ये जो 7 हमारे पास बिट्स है इसके अंदर देखो कि कितने 1s मौजूद है। हमारे पास यहाँ 4 1s मौजूद है, तो हमारे पास 4 है। अब 4 का नंबर इवन है या ऑड? इवन है। तो इस स्पेसिफिक बाइट में हम इस्तेमाल करेंगे इवन पैरिटी। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ 3 1s होंगे, 3 1s 4 0s फॉर एग्जांपल, तो फिर 3 1s हमारे पास मौजूद है, 3 होता है ऑड नंबर, तो फिर इस्तेमाल होगी ऑड पैरिटी, मतलब है कि ये जो जगह है यहाँ हमारे पास 0 लग जाएगी। तो ये होती है पैरिटी बिट्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ क्योंकि ये अभी इवन है इसलिए यहाँ 0 लगेगा, क्योंकि 1 1 1 1 यहाँ 4 1s हैं, तो इसलिए ये इवन है, तो इवन में यहाँ 0 लगता है, और अगर ऑड होता है तो यहाँ 1 लगता है। तो ये हमने इधर देख लिया है। और अगर ऑड होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 3 1s होते, अब इसको उन्होंने यहाँ चेंज नहीं किया है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 1s होते और 4 0 होते बजाय 4 1 होने का और 3 0 होने का, तो फिर हमारे पास 3 1s होते हैं। ईच 1 को अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 तो 3 होते हैं, तो 3 ऑड होता है, तो इसलिए यहाँ 1 लगता है पैरिटी बिट के अंदर। तो ये जो डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करने से पहले जो है हम देखते हैं कि जो एक अग्रीमेंट होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, वो 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी उसमें इस्तेमाल होती है कि डाटा को ट्रांसफ़र होना शुरू होने से पहले सेंडर और रिसीवर अग्री करते हैं
कि हमें कौन सा टाइप ऑफ पैरिटी का यूज़ करना है, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। तो जो भी डिसाइड करते हैं फिर उसी के हिसाब से वो यूज़ करते हैं। तो दोनों अग्री करते हैं, अग्री करने के बाद ट्रांसमिशन शुरू हो जाते हैं। तो जब भी दो कंप्यूटर्स एक चीज़ के ऊपर अग्री करते हैं तो उसको हम कंप्यूटर साइंस के अंदर बोलते हैं प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना। तो जब हम बोलते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, तो ये सब एक सेट ऑफ रूल्स होता है या एक सेट ऑफ अग्रीमेंट्स होता है कि कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी या पार्टी ए, पार्टी बी अग्री करता है एक ही चीज़ के ऊपर और फिर वो उसी चीज़ पे ही, उसी रूल्स के ऊपर ही वो डाटा को शेयर करता है, ट्रांसमिट करता है। ए से बी सी ए जो भी पार्टीज़ हैं वो अपने दरमियान में फिर इसी रूल से, इसी प्रोटोकॉल से डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। और क्योंकि इसके अंदर हमें रूल्स लगते हैं, हमारे पास यहाँ रूल्स मौजूद है, इसलिए सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन जो है वो कभी भी प्रोटोकॉल नहीं हो सकता है। असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन जो है वो ही प्रोटोकॉल हो सकता है, क्योंकि उसमें ही हम अग्रीमेंट्स करते हैं कंप्यूटर्स के दरमियान जो है। हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में तो बस भेजना शुरू करते हैं, तो हम बस ऐसे ही मतलब भेजते ही जाते हैं। तो इस वजह से उसमें ये वाले प्रोटोकॉल्स नहीं लगते हैं, और किस्म के प्रोटोकॉल्स लगते हैं जो फिर वो तो हम आगे जाके देखेंगे, इतना इंडेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है इधर। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं इस एक्टिविटी के अंदर, एक्चुअली हमने इससे पहले वाला एक्टिविटी नहीं किया, एक्टिविटी 2.1, वो हम एक सेकेंड देख लेते हैं। तो डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय सीरियल हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन, पैरेलल फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन और सीरियल सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं सीरियल और हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। अब हमें देख लिया कि सीरियल का मतलब क्या है, कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, तो हम 1 बिट एट अ टाइम हार्ट बीट के पल्स की तरह हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक ही बिट को एक ही वायर के थ्रू। और अगर हम ये चीज़ को करते हैं हाफ डुप्लेक्स के थ्रू, तो हमारे पास एक ही वायर होता है और उस एक ही वायर के थ्रू कंप्यूटर ए अगर सेंड करेगा तो जब तक कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए का डाटा नहीं पहुंचेगा तब तक कंप्यूटर बी जो है वो अपना डाटा को नहीं भेज सकता कंप्यूटर ए। मतलब है कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकते। फिर हमारे पास है फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन पैरेलल। अब यही मैंने बात पहले भी कहा था कि फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो सीरियल नहीं होता है, वो पैरेलल होता है। मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे लाइंस होते हैं, बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं और ये लाइंस आपस में एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 लाइंस है, तो 8 लाइंस पे एक साथ डाटा आ सकता है, चाहे बी से ए या फिर ए से बी या जिस तरह भी हो, उसको हम बोलते हैं पैरेलल। और फिर फुल डुप्लेक्स भी हमने देख ली कि दोनों पार्टीज एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो ये दोनों चीज़ें यहाँ मैच हो रहे हैं। फिर हमारे पास है आखिरी चीज़ सीरियल सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। अब हमने सिंप्लेक्स भी देख ली कि क्या है। अगर हम इसका एक रिवीजन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सीरियल डाटा ट्रांसमिशन और सिंप्लेक्स आपने कंफ्यूज किया हो। सिंप्लेक्स एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में जो होता है ये हम ये नहीं देखते सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो सिर्फ एक मेथड है कि हम एक लाइन के थ्रू कर रहे हैं, चाहे सेंडर रिसीवर को कर रहा है या चाहे कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी डाटा सेंड हो रहा है या चाहे कंप्यूटर बी टू कंप्यूटर ए हो रहा है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो डायरेक्शन नहीं देता है, वो मेथड देखता है कि आप एक ही लाइन को इस्तेमाल करोगे, चाहे ए से बी हो या चाहे बी से हो, वो मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं ये देखूं कि एक ही लाइन से हो रहा है, हाँ एक ही लाइन से हो रहा है, बस फिर सही है, तो मेरा काम ख़त्म हो गया। तो ये है काम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का। फिर जो हमारे पास सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन आता है, तो फिर ये हमारा एक्चुअल वो चीज़ होता है जो इस सब को देखता है कि हमारा डाटा जो है वो किस तरफ कम्युनिकेट कर रहा है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि हम सिर्फ कंप्यूटर ए टू बी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर बी हमसे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता है, कंप्यूटर बी कंप्यूटर ए से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता है, सिर्फ कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये हमने देख लिया है इधर। अच्छा, अब एक्टिविटी 2.2 के ऊपर भी हम जाते हैं। एक्टिविटी 2.2 में हम देखेंगे कि इवन पैरिटीज़ और ऑड पैरिटीज़ क्या है। तो यहाँ आप इसके सबसे पहले तो यही वाले बिट्स देखोगे आप इधर, फॉर एग्जांपल नहीं सॉरी ये इसके साथ ही दिए हुए हैं, तो हमें ही ढूंढना है। तो यहाँ हमारे पास अगर हम देखते हैं हमारे पास कितने वंस मौजूद हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 5 वंस मौजूद है। अब 5 जो है वो एक 5 जो है वो एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। तो इस वजह से इधर हमारे पास जो है अच्छा ये थोड़ी सी अजीब बात है, यहाँ ऑड लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ भी यही बताया था कि if the byte is using an even parity then the parity bit needs to be 0 since there is already an even number of 1 bits. If odd parity is being used then the parity bit needs to be 1 to make the number of 1 bits odd. अच्छा हाँ ठीक है, सही है। तो
अच्छा सही है, समझ गया हूँ, सही है। इसका एक्चुअली क्या है, हम सिर्फ इनको ही नहीं गिनते हैं, हम क्या करते हैं इधर, हम इधर एक और भी चीज़ को गिनते हैं। हम यहाँ ये भी गिनते हैं कि हमें यहाँ कौन सा नंबर को लगाने वाले हैं, हम इसको भी देखते हैं। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है 1111, तो ये अभी फ़िलहाल इवन है। अब अगर यहाँ एक और भी 1 लग जाता है तो हमारे पास कितने वंस होंगे, 5 होंगे। तो इस वजह से ये एक अनइवन होंगे, तो इसलिए यहाँ हमारे पास 1 लगेगा, क्योंकि 1 लगता है जब हमारे पास टोटल अनइवन ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ असल में यहाँ उन्होंने दोनों में यही दिखाया है कि द बाइट बी जस्ट बिफोर ट्रांसमिशन वुड बी आइदर इवन पैरिटी। अच्छा सही है, ठीक है। तो आई थिंक उन्होंने वर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से किया है। जब कंप्यूटर डिसाइड करता है कि हमें पैरिटी चेकिंग इवन का यूज़ करना है या ऑड का यूज़ करना है, तो जब वो डिसाइड करता है फिर वो उसी के हिसाब से चलता है। मतलब ये मेरा क्या है, अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमें इवन पैरिटी ही करना है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी तरीके से इन सारे वंस को इवन ही रहने दें। अभी हमारे पास इवन ही है, अभी हमारे पास 4 है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इवन है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें इसको इवन ही रहने देना है। इसलिए अगर हम यहाँ 1 लगाएंगे तो ये फिर 5 वंस हो जाएंगे, मतलब है कि ये ऑड हो जाएगा, तो ये तो गलत हुआ। तो इसलिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा ताकि वंस जो है वो इवन नंबर में ही रहे। हमारे पास 4 है तो ये इवन नंबर है, तो हमारे पास यहाँ टोटल इवन नंबर्स में ही रहें, 4 में ही रहें, ताकि इवन पैरिटी का जो रूल है वो सही हो। और अगर हम यहाँ देखते हैं ऑड पैरिटी में, तो ऑड पैरिटी में फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, अगर कंप्यूटर एग्री करता है कि दोनों कंप्यूटर्स एग्री करते हैं कि हमें यार ऑड पैरिटी को यूज़ करना है, इवन को हमें यूज़ नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो इस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ वंस है 1 1 1 1, तो हमारे पास यहाँ 4 मौजूद है, तो अब वो इस आखिरी वाले में 1 डालेंगे, ताकि फिर इस पूरे बाइट के अंदर हमारे पास 5 ऐसे बिट्स होंगे जो 1 है, तो 5 जो होता है वो एक अनइवन नंबर है, तो इसलिए जो हमारा ऑड पैरिटी का रूल है वो भी यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, सॉरी मैंने पहले गलत समझा था, इसका मतलब यही है कि हम टोटल नंबर को काउंट करते हैं। कंप्यूटर यही कोशिश करता है कि वो इस इस पहला वाला बिट में वही नंबर डाले जिससे सारे वंस जो है वो या तो इवन हो या फिर ऑड हो, जो भी कंप्यूटर्स ने डिसाइड किया वही हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है पैरिटी चेक्स। अब पैरिटी चेक्स के बाद हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इधर ऑब्वियसली हम इन सबको चेक भी कर सकते हैं कि हमें और कौन सा पैरिटी को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इधर मौजूद है 8 बिट्स। तो इन 8 बिट्स में अगर आप इनको देखो, हमारे पास यहाँ मौजूद है 5 1। अगर यहाँ हम 0 डाल देते हैं तो हमारे पास इस टोटल बाइट के अंदर सिर्फ 5 वंस होते हैं। मतलब है कि हमें समझ आ ही जाता है कि हमारा जो कंप्यूटर है, क्योंकि यहाँ इसका टोटल 5 हो गया है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ये दोनों कंप्यूटर्स ऑड पैरिटी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास इस आखिरी पैरिटी का जो चेक है उसको मिला के हमारे पास इस पूरे बाइट में 6 वंस आते हैं, तो 6 एक इवन नंबर है। मतलब है कि ये दोनों कंप्यूटर्स इवन ही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम यहाँ भी देख सकते हैं इसको कि यहाँ हमारे पास 5 वंस है, तो यहाँ भी दिखा हुआ है कि इवन पैरिटी इज़ यूज्ड। आई थिंक ये उसूलन तो ये यहाँ सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर हमारे पास टोटल मौजूद है 6, तो 6 एक इवन नंबर है, तो इसलिए सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन फिर इधर हमारे पास 1 और फिर ये हमारे पास यहाँ 5 मौजूद है, लेकिन यहाँ हमने लगा लिया है 0, और क्योंकि ये एक अनइवन नंबर है इसलिए यहाँ ऑड पैरिटी होना चाहिए। तो हाँ अच्छा, इन ईच केस व्हेन एन एरर अकर्स कैन यू वर्क आउट विच बिट इज़ इनकरेक्ट। बिल्कुल, तो बी के अंदर हमारे पास ये वाला बिट इनकरेक्ट है। अगर हमारा इवन पैरिटी इस्तेमाल हो रहा है और हमारा ये इस तरह का है, तो जाहिर सी बात है कि ये इससे तो मैच करता नहीं है। तो इसको इससे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये यहाँ 5 लिखा हुआ है, हमें इसको किसी तरह से इसका टोटल नंबर ऑफ़ वंस को हमें 6 करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ से 5 वंस है, तो हम इसको अगर 1 में चेंज करेंगे तो हमारा इवन पैरिटी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ हमारे पास अभी 3 वंस हैं, मतलब है कि यहाँ ऑड होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी इवन लिखा हुआ है, तो अगर हम इस पैरिटी चेक को 1 में चेंज करेंगे तो हमारा ये इवन पैरिटी यूज़ हो जाएगा। और ये जो यहाँ गलत लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, यहाँ गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। तो जब भी ये डाटा के अंदर ये चीज़ गलत होता है तो कंप्यूटर को पता चलता है कि ये हमारा जो डाटा है ये करप्ट हो गया है। तो जब वो उसको पता चल जाता है तो फिर वो उस डाटा को डिसरिगार्ड करता है, मतलब है कि उसको फॉरगेट कर लेता है, ट्रैश कर लेता है।
तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑड पैरिटी के साथ भी यही चीज़। तो यहाँ हमारे पास है टोटल 5, तो 5 वंस, तो इसलिए यहाँ ऑड पैरिटी इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ हमारे पास टोटल मौजूद है 6 वंस, तो 6 तो एक इवन नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है ऑड, तो यहाँ हमें इसको चेंज करना पड़ेगा 0 में, ताकि टोटल नंबर हमारे पास यहाँ 5 बने, तो ये ऑड पैरिटी ही हो। और अगर इस तरह का कोई नंबर कंप्यूटर को दिया गया हो, लेकिन ये भी साथ साथ बोल दिया गया हो कि हम ऑड पैरिटी को यूज़ करें, तो कंप्यूटर को समझ आता था कि ये जो डाटा है ये करप्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा है इसका। तो हम एक और भी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हम इसी का एक और भी एग्जांपल देखते हैं। अब ये तो हमने देखी कि पैरिटी बिट्स क्या होते हैं, पैरिटी बाइट्स भी होते हैं, मतलब है कि 8 पैरिटी के बिट्स भी हो सकते हैं एक साथ। तो इस बाइट के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैरिटी बिट्स ही होते हैं, जो एक वर्टिकल पैरिटी चेक से आउटपुट होती है। ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारे पास अब देख सकते हो 9 बाइट्स हमारे पास मौजूद है, बाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर हमारे पास आखिर वाला जो है वो है पैरिटी बाइट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास पैरिटी बाइट्स होते हैं उन सब से हम इसको काउंट करते हैं कि हमारा जो पहला पैरिटी का यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पैरिटी बिट है ना, तो यहाँ हमारे पास है फॉर एग्जांपल 1, तो ये 1 क्या है, ये है हमारा पैरिटी बिट इस बाइट 1 के बारे में। अगर आपको मैं आई थिंक ये पढ़ लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मे बी थोड़ा क्लियर हो जाए। इसमें 9 बाइट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिट हुआ है 1 to 9, तो अग्रीमेंट एक ऑलरेडी हो गया है कि इवन पैरिटी इस्तेमाल होगी। अब एक और बाइट है जो हमारा एक तरह से बाइट नंबर 10 कहलाता है इधर नीचे, तो वो हमारा पैरिटी बाइट कहलाता है, वो भी सेंड हुआ है। तो ये बाइट क्या करता है, ये सारे जो जितने भी पैरिटी बिट्स प्रोड्यूस हुआ है वो उन सब उसके अंदर मौजूद है। तो ये पैरिटी बाइट जो है वो ऑल्सो इसको भी इंडिकेट करता है कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ डाटा है ये उसका एंड क्या है। तो जिस तरह हमने असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन में देखा स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, इस तरह हमारे पास स्टार्ट बाइट और स्टॉप बाइट भी हो सकता है। तो ये एक स्टॉप बाइट का एक एग्जांपल है कि जब ये पैरिटी बाइट आता है तो ये स्टॉप होता है, तो ये भी एक उसका एग्जांपल है असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन का। तो हम इस फॉलोइंग टेबल में देखते हैं कि डाटा हमारे पास एक रिसीविंग एंड तक कैसे आती है। तो हमारे पास ये 9 बिट्स हैं और हमारे पास ये पैरिटी बाइट यहाँ मौजूद है, और अब यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है कि ये सारे जो पैरिटी बिट्स है ईच बाइट के साथ, कि ईच बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो जो हमारे पास ईच बाइट में सबसे पहला वाला होता है वो हमारा पैरिटी वाला होता है। तो यहाँ हमारे पास है 1, तो बाइट 1 का जो पैरिटी बिट है वो है 1, फिर बाइट 2 का जो हमारे पास पैरिटी बिट है वो है 1। तो इस तरह से हमने इन सबको यहाँ देख लिया है। अब अगर हम इन सारे वैल्यूज़ को देखते हैं 1 1 1 1 1, तो यहाँ हमारे पास 5 1 आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 5 1 के बाद फिर यहाँ हम डालते हैं पैरिटी बाइट एज 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ अग्री किया है कि हमें इवन पैरिटी को इस्तेमाल करना है। तो अभी हमारे पास इन सारे बाइट्स का वंस को जब हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर आता है यहाँ 5। तो हमें इसको इवन तो करना ही है, मतलब है कि हमें इसको 6 ही करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए इस आखिरी पैरिटी बाइट के अंदर अगर हम 1 डालेंगे तो हमारे पास टोटल 6 आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पैरिटी बाइट, कि सारे बाइट्स के वैल्यूज़ लेके हम इसको करेंगे। और फिर यही प्रोसेस हो रहा है सारे बिट्स के लिए, ऐसा आप इधर देख सकते हो। पैरिटी बिट के लिए भी बिट 2 बिट 3 4 5 6 7 8 ये सारे के लिए यही हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास टोटल अगर हम इसको काउंट करते हैं तो हमारे पास हर रो पे 8 मौजूद है, और फिर यहाँ भी हमारे पास तकरीबन 10 मौजूद है, बिल्कुल 10 ही मौजूद है। तो ये हमारे पास टोटल इधर 80 बाइट्स मेंशन हुआ हुआ है इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, 80 बिट्स मौजूद है इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। और इधर हमारे पास अगर हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारे फिर बाइट्स में आ जाएगा। तो हमारे पास इस पूरे टेबल में 10 बाइट्स है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्लूडिंग द पैरिटी बाइट, ठीक है। तो इस टेबल में शो करता है कि हमने कौन सा एरर को यहाँ, ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो एक फाइनल पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर 2 बिट्स जो है वो अगर अपना डाटा ट्रांसमिशन का मेथड को चेंज करते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा एरर को देखना ऊपर, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो अपना डाटा ट्रांसमिशन का मेथड को चेंज करते हैं और फिर ये इस तरह से हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जो हमारा बाइट है इधर, तो यहाँ हमारे पास है 0 1 0 1 1 1 0 0, मतलब है कि यहाँ हमने 0 लगाए। तो यहाँ हमें इवन पैरिटी को इस्तेमाल करनी है क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 वंस है, 4 एक इवन नंबर है। लेकिन अगर हमारा डाटा इस तरह से पहुँच जाता है तो 1 1 1 1 1 1,
तो ये भी इवन हो गया, तो इसलिए इसने भी यहाँ 0 लगा ली। लेकिन डाटा तो दोनों में डिफरेंट है ना, जाहिर सी बात है 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1, इन दोनों में फ़र्क है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है डाटा ही हमारा चेंज हो गया। तो अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से फॉल्स पॉजिटिव हुआ, मतलब है कि ये फॉल्सली ट्रिगर हुआ। इवन पैरिटी का जो हमारे पास रूल है, जो हमारे पास चेक है, वो समझ रहा है कि हाँ ये सब सही है, लेकिन जबकि ये सही नहीं है, इसलिए ये इतना अच्छा तरीका नहीं है एरर चेकिंग का। अब हम बाकी के 3 मेथड्स भी यहाँ हम देख लेते हैं। हमारे पास है आर्क, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमारे पास ये वाला भी मौजूद है, हमने 2.3.3 चेकसम भी हमारे पास फिर मौजूद है। और फिर चेकसम के बाद हमारे पास आखिरी वाला मौजूद है एको चेक। तो उसके बाद फिर हमारा ये 3 पॉइंट्स जो हैं, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ डाटा सेंडिंग, फिर उसके बाद मेथड ऑफ डाटा सेंडिंग, और फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा सेंडिंग, ये सब हमारा कवर हो जाएगा। अब अभी तक तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 28 मिनट से, तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी देर हुआ है। और जो जूम की क्लास है वो जो है वो अभी तक तकरीबन अगर मैं इसको 1 मिनट देख लूँ तो ये अभी तक 23 मिनट्स हुआ है, मतलब है कि हमारा समझो 57 मिनट्स अभी तक कवर हुआ है। तो हम बस आखिर में बस इस ARQ मतलब आर्क को हम देखते हैं, फिर हम इधर को क्लास एंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम बाकी के जो 2 हमारे पास मेथड्स है एरर चेकिंग के, चेकसम, फिर उसके बाद जो हमारे पास है एको चेक का, और फिर जो हमारे पास 2.4 का सेक्शन है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इस पे हम IP एड्रेसेस के बारे में देखेंगे, ISPs के बारे में देखेंगे, मैक एड्रेस के बारे में देखेंगे, HTML के बारे में देखेंगे। वो सब फिर हम इंशाल्लाह कल का क्लास में कवर कर लेंगे। HTTPS उसके बारे में देखेंगे, वेब ब्राउज़र्स के बारे में देखेंगे, ये सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी बस हम आखिरी चीज़ को कवर करते हैं, ARQ आर्क। तो आप लोग को भी ज़ाहिर सी बात है टाइम चाहिए सबको रिवाइज़ करने के लिए, मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो आप ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगा, बुक से पढ़ना या फिर स्लाइड से पढ़ना, तो आप ज़रूर बता दो। तो फिर इंशाल्लाह फिर हम उसी तरह से ही कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट या आर्क रिक्वेस्ट, तो आर्क या ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या होता है, ये एक और मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं, एरर चेकिंग हम कर सकते हैं। तो इसमें हम एक एक्नॉलेजमेंट मेथड को यूज़ करते हैं और एक टाइम आउट मेथड को भी हम यूज़ करते हैं। और अगर एक्नॉलेजमेंट दूसरा सेंडर जो हमारा सेंडर है उससे हमारे पास नहीं आता है तो मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेंड हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर A है और कंप्यूटर B है, ठीक है। अब सेंडर हमारे पास है कंप्यूटर A, रिसीवर हमारे पास है कंप्यूटर B। तो अगर रिसीवर एक मैसेज को सेंड करता है, अगर रिसीवर जो है वो एक चीज़ सेंड करता है सेंडर को कि हाँ भाई सारा डाटा मेरे पास आपकी तरफ से सब सही आ गया है, कोई मसला नहीं है, सब सही है, तो इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट मैसेज। तो ये जो हमारा रिसीवर है वो सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है एक टाइम आउट के हिसाब से। और टाइम आउट क्या होता है, ये एक टाइम होता है जिसमें एक ड्यूरेशन दिया होता है कि फॉर एग्जांपल 15 सेकंड के अंदर अंदर सेंडर को मतलब है कि कंप्यूटर A को कंप्यूटर B को मतलब है कि रिसीवर को 15 सेकंड के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी कि हाँ भाई सारा डाटा मैंने रिसीव कर लिया है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर A जो है वो फिर से सेंड करेगा सारा डाटा को। इसको मैं एक वापस समझा देता हूँ। आपके पास कंप्यूटर A है, कंप्यूटर A आपका सेंडर है, फिर आपके पास एक कंप्यूटर B आपका रिसीवर है। कंप्यूटर A मतलब है कि जो आपका सेंडर है वो कंप्यूटर B को मतलब है कि रिसीवर को डाटा सेंड करेगा। जब कंप्यूटर B मतलब है कि जो हमारा रिसीवर है वो सारा डाटा को मुकम्मल तरीके से रिसीव कर लेगा, तो फिर उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, उसको उसूलन सेंड करना चाहिए सेंडर को, मतलब रिसीवर को एक मैसेज भेजना चाहिए सेंडर को, मतलब है कि कंप्यूटर B को एक मैसेज भेजना चाहिए कंप्यूटर A को। इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट मैसेज कि हाँ भाई सारा डाटा मैंने रिसीव कर लिया है, सब सही है, कोई मसला नहीं है। और ये जो मैसेज है, ये जो एक्नॉलेजमेंट की मैसेज है, ये एक सेट टाइम में भेजनी होती है कि फॉर एग्जांपल सेंडर ने रिसीवर को ये सारा डाटा भेज दिया और भेजने के बाद वो फॉर एग्जांपल मैं ऐसी रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ 5 सेकंड, तो ये सेंडर जो है मतलब है कि कंप्यूटर A जो है वो मैक्सिमम 5 सेकंड तक रुकेगा कंप्यूटर B के लिए मतलब है कि रिसीवर के लिए कि आप जो है
आप मुझे ये मैसेज भेज दो। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड तक ही रुकेगा। अगर सेंडर को मतलब है कि कंप्यूटर ए को कोई जवाब नहीं मिलता है कंप्यूटर बी से मतलब है कि रिसीवर से, तो फिर ऑटोमेटिकली वो वापस सेंड करेगा, क्योंकि वो यही समझेगा कि डाटा उसने सही से रिसीव नहीं किया है, करप्टेड होगा, कोई और मसला होगा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो वापस भेजेगा। अभी तो मैंने ऐसी एक एग्जांपल दी 5 सेकंड, लेकिन ये 5 सेकंड होना ज़रूरी नहीं है, कोई और भी अमाउंट हो सकती है, और आमतौर पे इससे कहीं ज़्यादा कम अमाउंट होती है, समझो 0.2 सेकंड्स होती है या इससे भी कम कोई अमाउंट होती है, क्योंकि आजकल डाटा ट्रांसमिशन इतना फास्ट हो गया है कि ये स्पीड मोर देन इनफ है। मतलब है कि कंप्यूटर और एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट और ये जो सेंडर है रिसीवर है, ये सब आराम से कीप अप कर सकते हैं इस स्पीड के साथ, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आज हमने कवर कर लिया है 2.3.2 तक, तो कल से हम इंशाल्लाह कर लेंगे 2.3.3 से शुरू। ये हमारे बाकी के 2 एरर चेकिंग मेथड्स है, चेकसम के, और आखिरी वाला है एको चेक का। तो ये हम इंशाल्लाह फिर कल कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ज़रूर अगर आप सब रिवाइज़ कर लो कि हमने आज इंशाल्लाह क्या कवर किया है, तो फिर हम उसी के हिसाब से फिर हमें कोई मसला ना हो नेक्स्ट क्लास में कि किसी ने ये पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से समझा नहीं है या अभी भी उसमें कोई मसला है। इंशाल्लाह ये मसले नहीं होंगे। तो आज हम अपना क्लास को इधर ख़त्म कर लेते हैं। ज़रूर इस सबको रिवाइज़ करना, और फिर से वही बात है, याद करने पे फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे। समझ आ रही है? बहुत अच्छा। जितना हम आगे जाते जाएंगे, जितना हम पीछे का थोड़ा बहुत रिवाइज़ करते जाएंगे, देखते जाएंगे, उतना ही सही होगा। लेकिन ज़रूर आपको 2-3 दफ़ा तो ज़रूर पढ़नी चाहिए जो हमने अभी तक पढ़ा है, जब भी आप फ्री हो, जो भी आपका टाइम है, तो उसमें फिर आप इंशाल्लाह इस नॉलेज का प्रॉपर फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, तो इंशाल्लाह फिर हम कल क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।